गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जल्दी से सभी बच्चे ऐड हो जाओ और फिर हम अपना क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 टेस्ट डिस्कस किए थे, आज हम कोशिश करेंगे 3 टेस्ट डिस्कस करने की। तो जितना ज्यादा हम टेस्ट डिस्कस कर पाएंगे उतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी रिवीजन उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा करना शुरू कर दो। जितने टेस्ट आपके पास डिस्कस होते जा रहे हैं आप उनको फिर से रिवाइज करो और उनमें जो भी आपको एक न्यू पॉइंट लग रहा है उसे आप नोट डाउन कर लो। गुड आफ्टरनून रागनी। चलिए स्टार्ट करें आज का। ये ईओए वाले टेस्ट थोड़े से इजी हैं एपीएफसी के कंपेयर में, तो इसलिए हम इनको फटाफट खत्म कर देते हैं। जो भी इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो उसको थोड़ा डीप में देख लेंगे, अदरवाइज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसको उस पर एक बार झलक से हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हिस्ट्री का स्टार्ट होता है वो है 21 से। तो इंडिया टुडे बुक किसने लिखी है? आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, इंडिया टुडे बुक किसने लिखी है? तो बताइए आप इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो बच्चे कमेंट में आंसर जिसको पता है वो लिखते जाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 4 आरपी दत्त, ठीक है। इसका सही आंसर है आंसर 4 आरपी दत्त। गुड आफ्टरनून आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन और लीडर। तो हमेशा मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास यही क्वेश्चन आता है कि उसका लीडर कौन था। तो अब यहाँ पे आपको मैच करना है। पहला दिया हुआ है द इंडियन लीग, दूसरा दिया हुआ है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, चौथा दिया पूर्ण सार्वजनिक सभा और लास्ट आपका मद्रास महाजन सभा। तो बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है? कुछ ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, बट इसके अलावा हमारा जो सही आंसर है वो कोई और है। देखते हैं सबसे पहले हम इंडियन लीग किसने बनाई है। एमजी रानाडे ने या शिशिर कुमार घोष ने, दादा भाई नारोजी ने या फिर एम विरागवी चरी ने? इनमें से किसने बनाई है? तो इसका सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। जब भी आपके पास आ जाए इंडियन लीग किसने बनाई है तो आप बताओगे शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया दादा भाई नरोजी ने। तीसरा है पूर्ण सार्वजनिक सभा किसने बनाई है? पूना सार्वजनिक सभा बनाई है एमजी रानाडे ने। और लास्ट है आपका मद्रास महाजन सभा, ये किसने बनाई है? वो बनाई है एम विराघवी चरी। तो आपको पता चल गया, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 2314, तो वो है ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। फर्स्ट का भी 4, सेकंड का भी 4। वेरी गुड रागिनी, संदीप गुड, आकृति गुड, राजेन राइट। तो आप सबने सही बताया है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं धर्म सभा सेटअप बाय, धर्म सभा किसने बनाई है? तो इसका सही आंसर है आपका राधाकांत देवो। इसका सही आंसर है राधाकांत देव। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमें इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसको या तो आप लर्न कर लो या फिर इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो अपने ही नोट्स में। तो सीधी सीधी बात इन्होंने पूछी थी कि आपका धर्म सभा किसने किसने सेटअप की है, तो उसका आंसर होगा राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जल्दी से आप बताइए इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। जलियांवाला बाग, चंपारण, अहमदाबाद और स्टार्टिंग ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। तो इनमें से सबसे पहले क्या आया था? ऑप्शन देखते हैं डीएसीबी, डीबीसीए, बीसीडीए, बीडीसीए। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए हम इनके क्रोनोलॉजी के ईयर बताते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग मसाकरे कब हुआ था? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद चंपारण कब हुआ था? 1918 में। और होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए DBCA, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड।
तो इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was not among the reasons of एका मूवमेंट conducted in 1921? अब ये क्वेश्चन कह रहा है नोट लगा के कि कौन सा एका मूवमेंट जो 1921 में हुआ था इनमें से कौन सा रीजन नहीं था। मतलब 3 रीजन थे, इनमें से एक ही रीजन ऐसा है जो इसका रीजन नहीं था। तो हमारे पास ऑप्शंस है हायर रेंट, प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फेमाइन, ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो बताइए एका मूवमेंट का कौन सा हमारा रीजन नहीं था। बाकी सब थे। रेंट का ये आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स हम पे रेंट और शेयर के लिए तो वो हमारे ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाते थे, इसलिए तो हम मूवमेंट करते थे। बट इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फेमाइन ये इसका रीजन नहीं था। तो सीधा सा आंसर है इसका 25 का थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। द फेमस न्यूज़पेपर वंदे मातरम इज पब्लिश बाय। अब न्यूज़पेपर से भी यही क्वेश्चन आता है कि पब्लिश किसने किया है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम का क्या होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ त्रिवेदी या मैडम कैमा। बताइए वंदे मातरम किसने लिखा था या न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया ये 26 का। त्रिवेदी। वंदे मातरम का आंसर क्या होना चाहिए। सबने अलग अलग आंसर दिया है, किसी ने 2 बताया है, किसी ने 3 बताया है, कोई 4 भी बता सकता है। सही आंसर क्या होना चाहिए ये बताओ। क्वेश्चन हिंदी में जो है वो पीडीएफ आपको मिली हुई है और इसमें हम हिंदी में तो बोल ही रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन है वो हिंदी की पीडीएफ अलग थी, इंग्लिश की पीडीएफ अलग है। तो एक बार मैं हिंदी के इंग्लिश में क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, बट किसी में भी अगर आपको ऐसा लगे कि हिंदी नहीं पता है तो उसका मैं हिंदी पीडीएफ भी आपको लगा के दिखा दूंगी। बट इस क्वेश्चन पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में नहीं है, अलग अलग में है और आपके पास पहुंच भी गया होगा ये टेस्ट। तो उस टेस्ट में आप देख सकते हो कि हिंदी में क्वेश्चन क्या है। आप अपने पास भी हिंदी का पीडीएफ ओपन कर सकते हो। अदरवाइज कहीं पर भी आपको कोई चीज ऐसी लगे कि मैम इंग्लिश में पॉइंट समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी होना चाहिए। पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। आप लोगों को ईओ के टेस्ट नहीं मिले ये वाले। ये आपका थर्ड टेस्ट है जो ईओ एओ वाला है। तो क्या ये टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज मतलब आपको नहीं मिला है। एक बार सभी बच्चे बताना इसका जवाब।
पीओ के नहीं मिले हैं सब। ठीक है, मैं आज आपको ये पेपर के लिए बात करती हूँ और आप सबको बताती हूँ, उसका अपडेट दूंगी कल की क्लास में। बट अभी आप डिस्कस कर लो ये कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं। रही बात पीडीएफ की, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब मुझे सही किसी ने भी नहीं दिया है। एपीएफसी में नहीं आया है। ठीक है, एपीएफसी वालों को नहीं मिला है। ओके, तो मैं आपको इसको कल इसका अपडेट देती हूँ, किसका, ईओएओ के क्वेश्चन पीडीएफ का। अभी आप यहाँ पे बस मेरे साथ देखते चलो। अब आपको ये एटलीस्ट वीडियो क्लासेस में, वीडियो लेक्चर्स में तो मिल ही जाएगा, तो आप वहां से भी इतने रिवाइज कर लेना। बट सभी ने इसका जवाब गलत दिया है। इसका सही जवाब है मैडम कामा, क्योंकि जो ये न्यूज़पेपर वंदे मातरम है, ये एक पेरिस एजेंसी ने पब्लिश किया था, और उस एजेंसी का में जो मेन रोल प्ले कर रही थी वो थी मैडम कामा। इन चारों में बेस्ट ऑप्शन मैडम कामा है। अदरवाइज वंदे मातरम न्यूज़पेपर अलग अलग टाइम पर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लीडर ने पब्लिश किया है, बट उन किसी भी लीडर का नाम यहाँ पर नहीं है। जैसे लाला लाजपत राय का नाम भी इनके लिए आता है, तो उन्होंने शायद उर्दू लैंग्वेज में किया था। तो ऐसे करके आपको ना वंदे मातरम के बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, बट हमें ऑप्शन में जाना होता है कि इस ऑप्शन में बेस्ट कौन सा है। तो इन सारे ऑप्शन में जो जा रहा था वो था मैडम कामा, क्योंकि एक पेरिस एजेंसी ने पब्लिश किया था और मैडम कामा भी वहीं से थी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए 26 का 4। क्लियर है ये? राइट आशीष, राइट सुमी, यस पेरिस इंडियन सोसाइटी, राइट राइट। मैं कह रही हूँ ना, अलग अलग लोगों ने किया है वंदे मातरम का, बट उनके बारे में कुछ ना कुछ अलग डिटेल होगी। बट यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है ना, ना तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ना ही लाला लाजपत राय है। मान लो सभी लीडर का नाम होता तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है कि हम किसको चूज करें। बट उनमें से जिस जिस लोगों ने ये पब्लिश किया है, उनमें से हमारे पास सिर्फ एक ही लीडर का नाम है, तो इसलिए उस लीडर का नाम है मैडम कामा। तो हम इनकी तरफ जाएंगे। तो 26 का सही आंसर है, ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, which act discontinued the appointment to civil service and reservation of post by the secretary of state। इन्होंने कहा है किस एक्ट, इनमें से 4 एक्ट दिए हुए हैं, 1947 का, 1935 का, 1909, 1919 का। तो ये पूछ रहे हैं किस एक्ट ने जो सिविल सर्विस और की जो पोस्ट थी, जो अपॉइंटमेंट थी, उसको डिसकंटिन्यू किया था। तो बताइए कौन से एक्ट में सिविल सर्विसेज की आप देखोगे पोस्ट को हटाया गया था, वो कौन से एक्ट में बताया गया है? वेरी गुड प्रज्ञा, नो तरुण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम लेकर आए थे वो, तब उनके अकॉर्डिंग चलता था ये। बट बाद में जब 1947 एक्ट आया था, उसमें उन्होंने डिसकंटिन्यू करा, और फिर हमने बाद में अपने तरीके से इस एग्जाम को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट राजेन। जिन बच्चों को डी लग रहा है वो गलत है। डी में ऐसा कोई नहीं, डी में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। मतलब 1919 में तो सिर्फ आपके लिए बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, मेन पॉइंट जो था। बट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिए थे, और धीरे धीरे करके उसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा था। बट उनका जो सिस्टम था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट कि जब एग्जाम होता था वो भी लंदन में ही होता था, यहाँ से लोगों को लंदन में जाके एग्जाम देना पड़ता था, उसकी मिनिमम एज भी बहुत कम थी। तो इस तरीके से जब बाद में हमारा इंडिया आजाद हो गया, तो हमने इसको डिसकंटिन्यू किया, और अपने तरीके से बाद में नए तरीके से अपने देश की जनता के अकॉर्डिंग इसको, इसके नए रूल्स बना के इंट्रोड्यूस किया था। बट फिलहाल ये तब की बात कर रहे हैं, तो तब की बात अगर हम कहें तो इन्होंने इस एक्ट में इसको 1947 के एक्ट में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। Which of the following newspaper started by एनएम लोखंडे? एनएम लोखंडे ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था या स्टार्ट किया था? दीन बंधु, देश बंधु, शर्म की दुनिया, इंडियन लेबर जर्नल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 1, दीन बंधु। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि एनएम लोखंडे ने कौन सा स्टार्ट किया था, दीन बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक फेमस बुक है विंग्स हॉर्स, जिसके बारे में बताया गया है 76 असामी सॉन्ग्स है ये। तो ये किसने लिखा था? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, गुलजार, भूपेन हजारिका, सीए देशमुख। तो बताइए विंग्स हॉर्स किसने लिखी है इनमें से? तो ये बुक के नाम मुझे नहीं लगता आप सबने ही पढ़े होंगे, कुछ ही बच्चों ने पढ़ा होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो यहाँ से एटलीस्ट इन्हें नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको कई बार आंसर जो आपके पीडीएफ होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनसे भी कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिल जाते हैं जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ न्यूज में आया रहा होगा, उसके बेसिस पे ये सारी टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो भी चीज हमें नहीं पता कि क्या चीज पेपर में आ जाएगी, लेकिन टेस्ट सीरीज बनाने वाला ये ध्यान में रखता है कि इस समय पर न्यूज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके पास टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट सीरीज, नॉर्मल टेस्ट सीरीज जो हम बना के आपको दे रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। उसके अलावा उसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड होते हैं, जिससे आपको ये हेल्प भी हो जाती है कि कौन से क्वेश्चन गवर्नमेंट पूछती है हमसे और उसका लेवल क्या होता है और किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो बुक से, आपका न्यूज़पेपर से, मैगजीन से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप उनकी लिस्ट अगर आपके पास है तो आप वो रीड कर सकते हो। अदरवाइज मैंने भी कुछ प्रोवाइड आपको की हुई है लिस्ट, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? टी.के. माधवन, के केलापन, एम.जी. रानाडे, ई.वी. रामास्वामी नायकर। तो बताइए इसमें से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ई.वी. रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट देखते हैं, Who of the following was appointed by the Bombay Legislative Council to work with the Simon Commission? इनमें से साइमन कमीशन मतलब जो था उसके साथ कौन वर्क करना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी या बी आर अम्बेडकर? 31st का आंसर बताइए। तो आपको पता है हमने साइमन कमीशन को सही नहीं माना था, बट बी आर अम्बेडकर जी के लिए सही था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से रिजर्वेशन की बात, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाई थी और वो समर्थन कर रहे थे। बाद में वो तो गांधी जी ने उस चीज को मना किया, तब जाके वो हटा और रिजर्वेशन में चेंज हुआ। तो इनमें से जो आपका ये है साइमन कमीशन, इसके साथ कौन काम करना चाहता था? तो इन 4 ऑप्शन में से आप कह सकते हो बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। राइट प्रज्ञा, राइट मोहम्मद सदाम, राइट तरुण, राइट, वेरी गुड। ये अच्छा, मतलब अभी तक तो एबीसीडी ऑप्शन होते हैं, कुछ बच्चों के ईएफ तक भी जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से लिखो भाई। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following organizations are established by बी आर अम्बेडकर? अभी आपके पास क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर ने इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है? तो जहां तक आपको पता है कि सारे डिप्रेस्ड क्लासेस वाले की बात ही बी आर अम्बेडकर जी करते थे, तो वही वाले हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दूसरा ऑप्शन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है वशिष्ठकृत हितकर्णी सभा, एंड फोर्थ है ऑल हरिजन संघ, ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ए एंड बी, ए बी सी, ए एंड सी या ऑल? 32 का ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। और बच्चे बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए एंड सी, ए एंड सी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और वशिष्ठकृत हितकर्णी सभा। डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन ऐसा कुछ था ही नहीं, कि वो जानबूझ के थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, बट आपको ध्यान रखना ये फैक्चुअल चीजें हैं, अगर आपको पता है तो सही करके आओगे, अदरवाइज ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है एबीसी वाला ही लगा के आते, बट इसका सही ऑप्शन 3 है। राइट प्रज्ञा, प्रज्ञा सॉरी, राइट
सिर्फ प्रज्ञा का ऑप्शन सही आया है, बाकी सबका गलत है। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लीजिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बी आर अम्बेडकर जी ने एस्टेब्लिश की है। तो ये भी आप अपने नोट में ऐड कर सकते हो, कौन कौन सा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और वशिष्ठकृत हितकर्णी सभा। ए एंड सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following was not among the 11 demands by the Gandhi ji before civil disobedience movement। इनमें से कौन सी डिमांड उनके द्वारा नहीं की गई है। हमने 11 डिमांड्स पढ़ी है, उसमें से आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स 9 डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं बट 2 डिमांड्स को नहीं करते हैं। तो अब इन्होंने पूछा जो 11 डिमांड थी गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले, उनमें से कौन सी एक ऐसी डिमांड है जो उन्होंने नहीं की थी। तो पहला है रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, सही बात है। दूसरा है इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन। तीसरा है डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया। और चौथा है रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। तो बताइए इसमें से इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। हमें नहीं पता कि ये भी था क्या ये भी था, है ना, क्योंकि कुछ वर्डिंग ऐसे है कि आप उसको नहीं समझ पाओगे। लेकिन आपके पास देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा दिया हुआ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया। क्या गांधी जी इस टाइम पर डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। हो सकता है आपको आगे पीछे की लैंग्वेज वो मतलब हेर फेर करके दे देते हैं, तो शायद आपको लगे कि वो होगा या नहीं होगा। बट देखो जो बिल्कुल कॉमन बात है, उस फेस में आप देख रहे हो सिर्फ सारी बात डोमिनेंट स्टेटस पे ही आके टकरी थी। तो क्वेश्चन कितना इजी बनाया गया है, सीधा लिख दिया डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड की थी। तो ये इतना तो चीजें हमें पता है कि गांधी जी डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं कर सकते। तो इनमें से गलत ऑप्शन हमें चूज करना था या ये बताना था कि जो उनकी डिमांड नहीं थी, तो वो ऑप्शन है आपका थर्ड। तो इस तरीके से भी आपके पास सीधी सीधी चीजें आ जाती हैं। तरुण राइट, टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड, वेरी गुड। 1929 के बाद, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में शुरू हुआ था और तब तक के लिए इनकी डिमांड आ चुकी थी कि भाई हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस समय पर उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस को खारिज कर दिया था, वो चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 who among the following was betrayed by a जमींदार friend and captured while slipped by Britishers and put to death। तो उन्होंने पूछा है 1857 के दौरान इनमें से कौन सा जमींदार फ्रेंड जो है वो उसको धोखा दिया गया था जबकि while asleep by Britishers and put to death। was betrayed by a जमींदार friend। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, इन्होंने पूछा है 1857 रिवोल्ट के दौरान इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे धोखा दिया गया था उसी के जमींदार फ्रेंड के द्वारा। तो ऐसी बात बतानी है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, सीधा सीधा इन्होंने नहीं पूछा कि किसने क्या लीड मूवमेंट किया था। अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है कि बच्चे को आता होगा, उसने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि भाई इसको तो धोखा मिला था। तो उस तरीके से अगर आप सोचोगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका सही आंसर है तात्या तोपे। बट मुझे लगता है कि शायद ये कुछ ही बच्चों को पता होगा क्योंकि इतनी डीप में बात हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। वेरी गुड राजेन, वेरी गुड सुमी। हाँ तो कुछ बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रज्ञा। हालांकि मैं आपको जनरल साइंस में स्टडी करवा रही हूँ कि भाई जो बच्चा, हर बच्चा जो नॉर्मल स्टडी करता है वो क्वेश्चन कैसे अटेंड कर सकता है। तो ऐसे में ये वाला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हटके था, क्योंकि ये वाली बातें अगर आपने डिटेल में चीजें पढ़ी है तभी आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। तो आप ये भी देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी लाइन किस तरीके से बीच में से उठाकर आपका क्वेश्चन बनाया गया। तो ये बातें भी आपको इस तरीके से पढ़नी है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रिसेंट द फर्स्ट इंडियन ऑन न्यूज़पेपर इन मद्रास इज फाउंडेड बाय। न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, ये जो क्रिसेंट न्यूज़पेपर है वो किसने पब्लिश किया था या किसने फाउंड किया था। पहला क्वेश्चन है जी.एल. शेट्टी, दूसरा ऑप्शन है एम वृगविचरी, तीसरा ऑप्शन है बी सुब्रमण्यम अय्यर और चौथा ऑप्शन है पी आनंदा चार्लू। तो बताइए द क्रिसेंट न्यूज़पेपर मद्रास में किसने शुरुआत की थी इसकी।
इसका ऑप्शन है GL शेट्टी। फर्स्ट इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। थर्टी फाइव का फर्स्ट। देखो हर एक पेपर का पैटर्न अलग होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, बट ये क्वेश्चन आपके ईओ एओ में देखे गए हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से, तो उस तरीके से आपको देखने की जरूरत है। और कुछ क्वेश्चन आपको इजी दिखेंगे यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी दिखेंगे। और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने बताया था, हमेशा जो एग्जाम बनता है ना, उस एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि हमें कितने क्वेश्चन इजी लेने हैं, कितने क्वेश्चन मॉडरेट लेने हैं और कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट लेने हैं। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपका कोई पेपर बनता है। तो इजी क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपको दिखाई देते हैं। तो इजी क्वेश्चन देख के ये मत समझो कि ये बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट हम लोग इजी पे को कंसीडर नहीं करते। हमें 100 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, हम उन 2 क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि 98 क्वेश्चन भी तो हमने अटेम्प्ट किए हैं या वो भी तो हमारी नॉलेज में से आए हैं। तो जब आप देखोगे तो 50 लगभग 50 क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, 20 to 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होते हैं। अगर मैं 100% के में से बताऊं तो कि 50% पेपर आपका इजी क्वेश्चन से बनता है। और जो बच्चा सिर्फ ये सोचता है डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देखे हम, तो वो इजी भी गलत कराता है। तो इसलिए हम आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको इजी भी करना आना चाहिए, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट भी। हमारी जैसे माइंडसेट हो जाता है ना, हम अटेम्प्ट भी उसी तरीके से करते हैं। हमें लगता है इजी देख के भी नहीं, गवर्नमेंट इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, और हम उसमें भी अपनी तिगड़मबाजी लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो काम नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसको अपना एडवांटेज समझो। चलो कुछ क्वेश्चन तो हमें इजी मिल गए, तो जो डिफिकल्ट लग रहा है वहां पे आप रिवीजन करो। यही एक पैटर्न है आपकी रिवीजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से करेक्ट बताना है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। ओनली राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव अ नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कह रहे हैं सिर्फ राज्यसभा के पास नॉमिनेटेड मेंबर है, लोकसभा के पास नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा। ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आप राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है आप उसको यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है, ए नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो दोनों में ही वोट कर सकता है। तो हमें करेक्ट बताना था इसमें से। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन पे जाए तो हमने कल भी बात की थी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऑप्शन 4 तो गलत है। फिर हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये कह रहा है कि राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हम मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। और कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेट होते हैं, वो कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेट होते हैं? पहला, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज, इन 4 स्ट्रीम से आप 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हो। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आप वहां पे नॉमिनेट नहीं करते हो। फिर जाते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन पर कि राज्यसभा में ही नॉमिनेटेड है, लोकसभा में नहीं है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना था इसका फर्स्ट और थर्ड में से। 36 का आपका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट। और ये ना थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो अब मैं आपको इसके ऊपर एक करंट अपडेट देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो है, ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स, आज के सिनेरियो में यही सच बात है, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हम नॉमिनेट करते थे, बट अभी एक नया अमेंडमेंट हुआ था, लगभग शायद 2020 या 21 में हुआ था, जिसमें हमने एंग्लो इंडियन की सीट को रद्द कर दिया है। अब लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन नहीं होता। और थर्ड ऑप्शन जो आपका कह रहा है ये भी सही है, तो आप फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को करेक्ट मान सकते हो।
लेकिन जब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया होगा तब उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन ठीक था। लेकिन अब आपको ये करंट अपडेट होना चाहिए कि अब फर्स्ट भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, तो अब आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। बट अब आपको क्या पता होना चाहिए, लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड सीट नहीं है और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड सीट है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और कौन कौन सी फील्ड से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, वहां से नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए ये न्यू बात थी, बिल्कुल हटा दिया, तभी तो मैं कह रही हूँ फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल सही है तरुण, तो यही मैंने बताया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट और थर्ड दोनों को ही ठीक मान सकते हो, बट सेकंड और फोर्थ आपका गलत था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर तो ऐसा नहीं होगा कि दो ऑप्शन ठीक देंगे, फिर वो एक ही देंगे। पहले के अकॉर्डिंग अगर हम जिस टाइम क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन तब गलत माना जाता, बट आज के सिनेरियो में ये ठीक है, तो इसलिए हम आज के सिनेरियो की बात करेंगे। तो आज हम फर्स्ट को भी कंसीडर करेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस इन रूल्स फॉर द OCIs इन मार्च 21 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर 1946, उन्होंने कहा इंटरिम कैबिनेट को किसने हेड किया था 1946 में। इजी क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए, तो आप बताइए, आप बताओ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। हाँ जी, थर्ड वाला भी राइट है। इस 38 का बताइए क्या आंसर होना चाहिए। इंटरिम कैबिनेट कौन हेड कर रहा था? वेरी गुड प्रज्ञा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था इसलिए सबको पता होगा कि इंटरिम, और जिसको नहीं पता वो याद रख ले, इंटरिम कैबिनेट के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी, ठीक है, और फिर वही ABCD करके आपके 4 ऑप्शन है। पहला है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमीशन से है कि उसको स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। दूसरे पॉइंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है। तो बताइए 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये दोनों ही बात सही है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बोथ। अब ये एक एक्सेप्शन है ना, आप क्या देखते हो कि सेंट्रल में अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और हटाता भी प्रेसिडेंट है, लेकिन स्टेट में अब आपको पता है हमारा सेंटर स्टेट का रिलेशन, फेडरेशन रिलेशन जो है, उसके बिहाफ पे हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसे अपॉइंट तो गवर्नर करेगा, बट उसको हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो ये दोनों बातें अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो उसे लगेगा प्रेसिडेंट का क्या रोल है स्टेट में, गवर्नर ही होना चाहिए, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो कुछ कुछ बातों में ऐसा बताया गया है आपको अलग अलग टॉपिक में कि अपॉइंट स्टेट कर रही है बट हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग बोथ, आप कोई भी ऑप्शन मान लो इसको, बट यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिंग पावर के ऊपर है, जो प्रेसिडेंट की पार्टिंग पावर होती है वो कौन से आर्टिकल में आती है, सीधा सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है पार्टिंग पावर होती क्या है, पार्डन करना मतलब माफ करना, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है पार्डनिंग पावर, और गवर्नर के पास भी होती है। तो इनकी कुछ पावर है कि सजा का नेचर जो है, मान लो किसी को फांसी की सजा मिली है तो वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है, किसी को 7 साल की सजा मिली है तो 5 साल की सजा कर सकता है, डिप्राइव, रेमिट, ये सब आपने 5 टाइप्स की चीजें देखी होंगी, राइट। तो उसमें ये बताया गया था, बिल्कुल सही, इसका आर्टिकल 72 है। तो 40 का आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। मुझे कमेंट में बताओ
कि ऐसी कौन सी पावर है पार्डनिंग पावर में जो प्रेसिडेंट के पास है बट गवर्नर के पास नहीं है। एक पावर आपकी ऐसी भी है जो प्रेसिडेंट के पास है बट गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, चलिए कमेंट में बताना। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपके ये नेक्स्ट से इको के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो ये इतने ही क्वेश्चन हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री के थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। इसमें भी 21 से हमारे शुरू होते हैं, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, फिर हम दूसरा टेस्ट शुरू करने वाले हैं। वेरी गुड, सभी ने सही बताया है। सिर्फ एक डेथ, अगर किसी को फांसी की सजा मिली है या फिर उसको डेथ मिली है, उसको रोकने की जो पार्डनिंग पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, वो गवर्नर के पास नहीं है। सही बात है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट डिस्कशन, टेस्ट पेपर 4। तो इसका पहला क्वेश्चन वही, मदर इंडिया किसने बुक जो है वो किसने राइट किया है। ये ईओ के टेस्ट जो है वो थोड़े से फैक्चुअल आते हैं, तो कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि बार बार बुक और न्यूज़पेपर आ रहा है। इवन अच्छी बात है आपके लिए कि इसमें बुक और न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस है, क्योंकि वो आप अलग से भी इतना नहीं पढ़ पाते। एटलीस्ट टेस्ट डिस्कशन में आपको कुछ एक दो चार न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो अगर आप यहाँ से भी ढंग से पढ़ लोगे, इनको भी याद कर लोगे, तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपका ऑप्शन एलिमिनेट होकर या कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर जाएगा ये। क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता पेपर में क्या आएगा, बट इतना पता है कि हर चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करती है। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट आंसर क्या होना चाहिए। मदर बुक जो है, मदर इंडिया बुक जो है वो किसने लिखी है। पंडिता रामाबाई, कैथरीन मायो, आरसी दत्त, ए आर देसाई। तो 21 का आंसर क्या होगा। वेरी गुड राजन, कैथरीन मायो, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमें इसमें बताना है, एक तरफ आपको पिजन मूवमेंट दिया और एक तरफ आपको लीडर्स दिए हैं, तो आपको यही बताना है कि किसने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था। 21 का सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडिगो, पबना, खेड़ा, किसान सभा। ये चारों ही पिजन मूवमेंट आपने किए हुए हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इनके लीडर कौन है। मैच करो, इंडिगो को किसने स्टार्ट किया था। गांधी ने, दिगंबर विश्वास ने, ईशान चंद्र राय ने, या स्वामी सहजानंद ने। तो इंडिगो मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन भी देख लीजिए आप। तो इंडिगो का सही ऑप्शन होगा दिगंबर विश्वास। पबना का सही ऑप्शन होगा स्वामी साजनाथ। खेड़ा का सही ऑप्शन होगा एम के गांधी, क्योंकि आपने पढ़ा भी है खेड़ा जो सत्याग्रह था वो किसने लीड किया था यहाँ पे। नेक्स्ट है किसान सभा, किसान सभा को लीड किया था एक मिनट कुछ गलती हो रही है। इंडिगो का
दिगंबर, ये ठीक है। एक्चुअली हमने ऑप्शन गलत तरीके से लिख दिए, इसलिए ये वाले ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। तो इंडिगो का आपकी समझ के चलो दिगंबर था, ठीक है, तो इसलिए इंडिगो का यहाँ पे ये 2 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं कि ये 2 नंबर हुआ, ठीक है, तब आपको ऑप्शन दिखेगा। इस तरीके से आपको कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने ये स्टॉप किया, ठीक है। उसके बाद पबना का अगर हम बात करें, पबना का है आपका ऑप्शन 3। 21 का सेकेंड, हाँ ठीक है, 22 का 2314, ऑप्शन तो 4 है, बट इसमें मार्क करना पबना का ईश्वर चंद्र है और डी ऑप्शन करेक्ट है, यही मुझे लग रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने ना कुछ नंबरिंग गलत कर दी है, दोबारा से करते हैं। इसका सही ऑप्शन तो यही है, इंडिगो का आपका है दिगंबर विश्वास, यहीं पर लिख देते हैं। इंडिगो का है आपका सेकंड, पबना का है आपका थर्ड, खेड़ा का है आपका फर्स्ट, और किसान सभा का है आपका स्वामी सजानंद। ये इस तरीके से ऑप्शन थे। तो इंडिगो का जो सेकंड नंबर है ये, पबना का किसान चंद्र, और खेड़ा का एम के गांधी, किसान सभा का स्वामी शाहजानंद। तो इसका सही ऑप्शन बन रहा है 2314। 2314 आपका कौन सा है? ऑप्शन 4। तो इस तरीके से आपको लीडर के नेम याद रखने हैं कि चारों, अगर आपने पीजेंट मूवमेंट ढंग से नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप यहाँ से फाउंडर नेम भी लिख लोगे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको इस तरीके से देखनी है कि जो चीज आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, उन चीजों में हम क्या क्या पढ़े। कुछ चीजें आपकी खुद की एनालिसिस के बेसिस पे होगी और आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें किसे ज्यादा टाइम देना है, किसे कम टाइम देना है। हमारे अकॉर्डिंग तो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हर एक पर्सन की, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किस पे ज्यादा टाइम देना चाहता है और किस पे कम, वो डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक चीज में ये बताती हूँ, जो ज्यादा पढ़ सकता है उसके लिए तो वेरी गुड, वेल एंड फाइन है ही, बट जो कम पढ़ पाता है, जिसको हर चीज याद नहीं होती, वो हर चीज नहीं कर पाता है, तो एटलीस्ट वो इतनी चीजें जरूर कर ले कि फाउंडर नेम तो जरूर जरूर पता होना चाहिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देव समाज, ये किसने फाउंड किया था? तो 23rd का क्वेश्चन, 23rd का ऑप्शन होगा बी.एम. मालाबरी, एस.एन. अग्निहोत्री, तुलसी राम या राधाकांत देव। तो देव समाज का आंसर है एस.एन. अग्निहोत्री, ऑप्शन 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसे क्रोनोलॉजी में बताना है। दिल्ली दरबार, खिलाफत मूवमेंट, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो आप मुझे कमेंट में चारों के ईयर बताओ जल्दी से, जिसको इन चारों के ईयर पता है वो सीक्वेंस जल्दी बता सकता है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, DABC, DBCA, BCDA, BDCA। ये BCDA है और ये BDCA है। तो अब मैं देखती हूँ कि कौन बताएगा चारों इवेंट के ईयर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ओके, बट आप मुझे ईयर बताओ। ऑप्शन तो हमें पता लग जाएगा क्रोनोलॉजी में क्या है, बट आप इसके ऑप्शंस ईयर्स भी बताओ कि कब कौन सा इवेंट हुआ था। 24th का, इसका सही आंसर तो DAB, सबने सही बताया, DABC है, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ईयर बताओ। राजेन ने बताया है 1911। ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 में रखा था। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था 1919 में। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1927 में, हाँ ये सही है, और मुस्लिम लीग 1906 में। वेरी गुड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो D, A, B, C। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट। तो ऐसे आपको ईयर पता होंगे तो क्रोनोलॉजी लगा सकते हो, और ये सारे ईयर आपने पढ़े हैं इसलिए मैंने आपसे ईयर पूछे थे। तो इस तरीके से ईयर को माइंड में रखना है हमेशा। ईयर और इवेंट दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस नहीं थी?
अबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, ये थी उनकी, बड़ा सही बात है। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, जो पार्लियामेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंटर पर रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ये चाहते थे कि प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को शुरुआत की जाए। और नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड, और जो भी प्रोविंशियल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी। तो 25 का सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, क्योंकि ऐसा कुछ पार्लियामेंट की बात नहीं की गई थी। इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में हम स्टार्ट कर देते हैं डायरकी सिस्टम और प्रोविंसेस से हटा देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड ये गलत है। पार्लियामेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने सेंटर पर रखी, ऐसी कोई भी बात साइमन कमीशन में नहीं की गई थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर तलवार इज पब्लिश्ड इन बर्लिन बाय, अब बर्लिन में एक न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था तलवार। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था? मैडम कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 26 का ऑप्शन होगा सेकेंड, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर ये है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट द बारदोली रिजोल्यूशन वाज पास्ड, तो किस इंसिडेंट के बाद ये बारदोली रिजोल्यूशन आया था? जलियांवाला बाग मसाकरे के बाद, लाला लाजपत राय की डेथ के बाद, नेहरू रिपोर्ट की डेथ के बाद, या चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद? तो बारदोली रिजोल्यूशन कब पास किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चोरी चोरा इंसिडेंट। 27 का होगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड अंडर द एडिटरशिप ऑफ जी सुब्रमण्य अय्यर। तो कौन सा न्यूज़पेपर इनके अंडर में, अब न्यूज़पेपर का नाम पूछ लिया, जी सुब्रमण्य अय्यर ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? पहला है मराठा, दूसरा है स्वदेश मित्रन, तीसरा है बंगाली और चौथा है सुधारक। तो इसका सही आंसर है स्वदेश मित्रन। 28 का सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं द फेमस बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट रिटन बाय, एक बुक है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये बुक किसने लिखी है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या देवेंद्र नाथ टैगोर। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक किसने लिखी है? तो 29 का होगा आपका फर्स्ट, राजा राम मोहन राय। तो ये मानते थे कि एक ही गॉड में बिलीव करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following brought medical opinion to support his views against child marriage? तो इनमें से चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में किसने अपने ओपिनियन पेश किए हैं? पहला है आर रॉय, दूसरा है ए दत्त, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है डी कार। तो बताओ चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कौन था या किसने काम किया है? तो इसका सही आंसर है ए दत्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये हमने शायद कल वाले क्वेश्चन में भी देखा था, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इज फाउंडेड इन 1927 बाय, 1927 में इसको किसने फाउंड किया था? सरला देवी चौधरानी, पंडिता रामाबाई, मेहरीबाई टाटा या मार्गरेट कजन्स। तो ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस किसने फाउंड की थी? तो 31 का होगा आपका फोर्थ, मार्गरेट कजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइडियोलॉजी ऑफ नो चेंजर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नो चेंजर्स के बारे में क्वेश्चन आया है और हमने पढ़ा भी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या कहा है, दे पोस्ट काउंसिल एंट्री, वो काउंसिल एंट्री को अपोज करते थे, मतलब कि उनके फेवर में नहीं थे। सेकंड ऑप्शन है एडवोकेट कंसंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पर कंसंट्रेशन करते थे। थर्ड ऑप्शन है द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी। तो ये तीन इन्होंने बताया है कि नो चेंजेस में कौन कौन आते हैं, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और एम ए अंसारी। तो बताइए इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है? तो नो चेंजर्स की आइडियोलॉजी क्या थी? जो चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं उन्हें तो हम नो चेंजर्स कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल। ये लोग जो जैसा था वैसा ही चाहते थे, कि नहीं चाहते थे कुछ भी चेंज हो। तो ये लोग अपोज कर रहे थे कि कोई नई एंट्री को, कि कोई दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए।
ये लोग एडवोकेट करते थे कि भाई हमें जो काम चल रहा है जैसा कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करना चाहिए, और इन तीनों को सपोर्ट करने वाले जो लीडर थे वो ये थे। तो सही ऑप्शन है इसका डी, ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिसंबर 1917 which of the following organization were established? 1917 में इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, या ऑप्शन 1 और 2? तो ये तो सबको पता होगा, मुस्लिम लीग कब बनी थी, स्वराज पार्टी कब बनी थी, और हिंदू महासभा कब बनी थी। और लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1 और 2। बट आपसे क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट ईयर दिया हुआ है कि 1917 में इनमें से कौन सा बना था। तो बताइए 33 का क्या आंसर आएगा? इनमें से एक ऑप्शन मुझे तो कोई गलत लग रहा है, तो आप इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, नन, क्योंकि चारों ही ऑप्शन गलत है। इसको हटा के आप इसको नन बना दीजिए और इसका ऑप्शन 4 करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ना तो 1917 में हिंदू महासभा बना, ना ही मुस्लिम लीग बनी, और ना ही स्वराज पार्टी बनी। तो इसका सही ऑप्शन तो होना चाहिए नन। तो ये ऑप्शन गलत था, तो यहाँ पे आप करेक्शन करके यहाँ पे लिख लीजिए नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसुईया साराभाई असिस्टेड महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एजिटेशंस? अनुसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी की हेल्प कौन से एजिटेशन में की, मतलब कौन से आंदोलन में की थी? दांडी में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, खेड़ा में, या चंपारण में? तो इसका ऑप्शन है सेकेंड, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संध्या द मोस्ट आउटस्पोकन न्यूज़पेपर ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। एक संध्या न्यूज़पेपर था जो बहुत ज्यादा उस समय के बारे में बात करता था। तो ये किसने फाउंड किया था? एमसी समध्याय ने, मोतीलाल घोष ने, के मित्रा ने, या बीबी उपाध्याय ने? 35 का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 4। 35 का होगा ऑप्शन 4, बीबी उपाध्याय। ठीक है, 33 का ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? ये अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? जो वो अपनी इच्छा से अपनी पावर यूज कर सकता है। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर थी होती है गवर्नर की? पहला, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी बिल पास होकर आया है स्टेट से वो अपने पास होल्ड करके रख सकता है। दूसरा ऑप्शन है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज सकता है जिससे कि उस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तीसरा है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, कि वो मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1/3, 2/3, फर्स्ट, सेकेंड, या ऑल? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 36 का? थर्टी सिक्स का सही ऑप्शन सेकंड बताया है, थर्ड बताया है। देखो यही बात जानने की थी, तभी मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्यों होगा ए? क्योंकि बात तो तीनों ही ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जो गवर्नर अपनी मर्जी से लगा सके। तो अपनी मर्जी से वो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकता है, सही बात है। अपनी मर्जी से वो मिनिस्टर्स को मतलब कि अपॉइंट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी स्टेट में डिसाइड किया गया है तो उसमें वो बता सकता है। बट प्रेसिडेंट रूल वो अपनी मर्जी से नहीं लगवा सकता। जब या तो सीएम की डेथ हो रखी हो, हमने 2 आर्टिकल पढ़े हैं प्रेसिडेंट रूल में, एक 356 और एक 365। 356 कहता है कि जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाए तो उसके बिहाफ पर गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और आर्टिकल 365 कहता है
कि अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्टिव्स नहीं मानते हैं या उनके निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं तो सेंटर बिना गवर्नर की रिपोर्ट पे भी सीधा उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करवा सकता है। बट यहाँ पर हमें बात बतानी थी गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड ऑप्शन उनकी डिस्क्रेशनरी पावर का हिस्सा नहीं है। इमरजेंसी पावर डिस्क्रेशनरी पावर में नहीं आएगी। समझ गए ये बात? तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन गलत होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो दोबारा पूछ लें। मैंने आपको बता दिया इमरजेंसी लगाना किसी की भी, ना तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर हो सकती है ना ही गवर्नर की। वो इम्पोज जरूर करते हैं बट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 37th। With reference to Indian history, the members of Constituent Assembly from the provinces were। अब हमें इसमें ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो कहाँ से चुने गए थे। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, selected by the government for the expertise in constitutional matters, nominated by the Indian National Congress and Muslim League। तो सीधी सी बात है, हमने जब ये पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब आप देखते हो कि इसमें हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से ही लोगों को लिया इलेक्ट करके। तो वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं है बट इलेक्टेड है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हम कह सकते हैं। 37 का ए है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लगभग 292 मेंबर्स आपके चुनकर आए थे, मतलब एक आईएनसी से। तो उसके बिहाफ पे हमने ये बात कही है कि जो आईएनसी के मेंबर, जो लोग उस सभा में बैठे थे, उस असेंबली में थे, वो लोग इलेक्ट करके लिए गए थे। कहाँ से? प्रोविंसेस से। इसका सही ऑप्शन है 37 का फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से जो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई है वो पार्लियामेंट के सामने कौन पेश करता है, इनमें से कौन पेश करेगा उसके बारे में आपको बताना है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो बताइए, जो भी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है वो लोकसभा और राज्यसभा, बेसिकली पार्लियामेंट के सामने कौन अनाउंस करेगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 38 का फर्स्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये वही अनाउंस करता है सबसे पहले आगे कि अब ये पेश किया जाएगा क्या नहीं। तो एवरी रिकमेंडेशन जो भी दी गई है फाइनेंस कमीशन के बाद, जो भी रिपोर्ट पेश होती है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट किसके पास होती है? पहले प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट उसे हाउस में भेजता है। तो इसका आंसर होगा 38 का फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 39। Which portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in the interim government formed in the year 1946? कौन सा पोर्टफोलियो ऐसा है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेल्ड किया था इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर? ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर, डिफेंस या नन। तो आपके पास जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट के जो के टाइम पर जो हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट या जो भी पोर्टफोलियो बनाए गए थे वो किसके अंडर में थे, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अब आपसे पूछा गया कि राजेंद्र प्रसाद के अंडर में कौन से वाला था, तो बताइए 39 का सही ऑप्शन क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर के जो लीडर थे या वो जो पोर्टफोलियो था वो किसके अंडर में था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में था। तो 39 का ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर द विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके आर्टिकल क्या है। तो आई थिंक ये सबको ही पता होगा, 25 से 28 है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अब तक तो आपको सारे आर्टिकल पता चल गए होंगे। तो राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल था 14 से 18, राइट टू फ्रीडम का होता है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है 23-24,
राइट टू रिलीजन का होता है 25 से 28, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स का होता है 29 एंड 30, और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है और आपको इन सबके आर्टिकल पता होने चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आर्टिकल से था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 25 से 28। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका सेकंड टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सही प्रज्ञा, वेरी गुड, वेरी गुड तरुण। ज्यादातर बच्चे सही आंसर करते हैं और ये वही सेम बच्चे मैं देखती हूँ जो डेली आंसर करते हैं। मैं बार बार और बच्चों से भी कह रही हूँ आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो आंसर करने में, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। यहाँ गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता तो सीख जाओगे, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और जब तक आप अपनी साइड से ट्राई नहीं करोगे, गलती करना भी जरूरी है, क्योंकि गलती कर करके हम सही चीज पे पहुंचते हैं। तभी तो टेस्ट होते हैं कि जितनी गलती करनी है तुम एग्जाम से पहले यहाँ कर लो, और फिर उन गलतियों से सीखने के बाद जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा अच्छा होगा और वो गलतियां तुम रिपीट नहीं करोगे। तो इसलिए जो बच्चा आंसर नहीं करता वो करे, क्योंकि यहाँ गलती कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो यही था हमारा अभी टेस्ट नंबर 2। किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, फिर हम एक और टेस्ट डिस्कस करेंगे आज। करें स्टार्ट नेक्स्ट वाला। एपीएफसी वाले मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किए, फर्स्ट और फिफ्थ डिस्कस किया था, तो उसमें आपने देखा भी था कि वो थोड़ा सा लेवल इससे अप होता है। बट ये क्वेश्चन थोड़े इजी है, तो पहले मैंने सोचा इजी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिस्कस हो रहे हैं और इसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बट एपीएफसी वाले ही हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको उसके वाला लेवल मिलेगा। ठीक है, तो एपीएफसी का एग्जाम और ईओ का एग्जाम में थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है, तो ये आपको इजी लग रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, आप एपीएफसी वाले भी सारे डिस्कस करोगे। एक बार आज मैं ईओ वाले भी, मतलब मैं सोच रही थी 7-8 टेस्ट डिस्कस एक बार इसके कर लेते हैं, फिर इनके जो पॉइंटर्स हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और लर्निंग पॉइंट्स है, वो आप लोग रिवाइज कर सकते हो, और उसके बिहाफ पे फिर आपको स्टेटमेंट वाले भी इजी लगेंगे। डायरेक्ट हम स्टेटमेंट वाले पे जाते हैं, आपको फैक्चुअल चीजें याद नहीं होगी तो आपको वो टफ लगता है, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन से हेल्प मिल जाएगी तब आप उन वाले क्वेश्चन को इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो वो एक तरीका है मेरा कि पहले थोड़ा सा इजी करवा देते हैं, फिर इन्हीं क्वेश्चनों की हेल्प से हम ट्राई करेंगे कि हम लेंथी क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप एपीएससी के क्वेश्चन थोड़े से लगाएंगे, आई एग्री विद यू, और आपको वो वैसे ही क्वेश्चंस दिए भी जाएंगे। दिल्ली में भूकंप आया है, कब? कब आया है? मुझे तो अब से फील नहीं हुआ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। हाँ, एग्जाम में प्रज्ञा कह रही है एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही रॉन्ग होते हैं। मैं तभी तो आपको कह रही हूँ कि इजी क्वेश्चन पे भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन ज्यादातर ना फैक्चुअल होता है, और फैक्चुअल होता है लर्निंग पॉइंट।
अगर आपको लर्न होगा तो आप ठीक करके आते हो, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाता है। फैक्चुअल आप लर्न नहीं करते हो इसलिए गलत हो जाते हैं, और स्टेटमेंट वाले आपको समझ में नहीं आते इसलिए गलत हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप सारे क्वेश्चन गलती करते हो। तो अगर आप दोनों को एक सही तरीके से लेके चलो और सही तरीके से उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे तो आपके लर्निंग वाले भी ठीक हो जाएंगे। और लर्निंग जब आप चीजें लर्न कर लोगे, आपको पता होगा कि कौन सा ईयर में क्या काम हुआ था, तो उन्हीं की हेल्प से आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी ठीक करने लग जाओगे। न्यूज में दे रहे हैं अभी जस्ट? अच्छा, किसी और को फील हुआ है भूकंप? देखो मुझे तो सीरियसली फील नहीं हुआ है। आप में से किसी को फील हुआ है भूकंप? चलिए अब नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। जिस बच्चे को भूकंप फील हुआ है वो बताना मुझे। हम तो क्लास में इतना खो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि भूकंप भी आ गया। ठीक है, इसमें भी 21 से देखना है हमें। स्टार्ट करते हैं। आप चल रहे थे इसलिए नहीं हो। हाँ मैं भी, बट किसी और बच्चे को हुआ है, मतलब ज्यादा तेज आया था या नॉर्मल सा आया? तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी कभी हमें महसूस भी नहीं होता है, बहुत तेज होता है। अभी न्यूज तो मैं नहीं देख रही हूँ, बट कोई बात नहीं। अगर किसको फील हुआ ये बताओ, तब पता चलेगा कि तेज आया था या कम। आप दिल्ली से नहीं हो? जो दिल्ली से वो बताओ। मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ, इतना दूर नहीं आएगा। ओके, तो मतलब आप सबको भी नहीं पता चलेगा। कोई भी बच्चा दिल्ली में नहीं है यहाँ पर? जो बच्चे दिल्ली से हैं वो रिप्लाई कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ, अगर देखा जाए तो हमने 4 टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके थे, आज 3 हो जाएंगे, तो टोटल 7 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके होंगे आज की डेट में ही। और 7 टेस्ट में से अगर हम सब में भी अगर 20-30 क्वेश्चन लगा के चले तो लगभग आपके 120-130 क्वेश्चन तो मतलब 7 20-30 बोल रही हूँ ना, लगभग 170 क्वेश्चन आप मान के चलो, 170-180 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। और यहीं पर हम लगभग 1000 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे सारे टेस्ट के मिला के। हो सकेगा तो उससे भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो 1000 क्वेश्चन अपने आप में एक बिग नंबर है। अगर किसी ने किसी सब्जेक्ट के इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो उनकी नॉलेज अपने आप गेन हो जाती है और अच्छे से वो रिलेट भी कर पाते हैं हर चीज के साथ। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं तो यहाँ पे अब डेली डिस्कशन करूंगी ही क्वेश्चंस का, बट साथ में आप अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस को भी लेके चलते रहना, कहीं पर भी रुकना मत। ये मत समझना कि क्लास में जो पढ़ लिया बस वो इनफ है। इनफ कुछ भी नहीं होता है। आप जब तक अपना हार्डवर्क नहीं दोगे तब तक आप ये मत सोचना कि आपकी तैयारी हो गई है। सिर्फ लेक्चर देख लेने से तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। अपनी साइड से उसको मेमोराइज करो, अपनी साइड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और फिर देखो कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत। और जो गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, हमने क्या सोच के इस वाले ऑप्शन पे टिक किया था, और फिर उसका सही आंसर देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करो। अपने उन नोट्स को रीड करो कि कहाँ हमने गलती करी है। तो इस तरीके से जब आप 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में ही कर लोगे तो आपको मतलब कितनी ज्यादा तैयारी हो गई आपको खुद भी नहीं पता। 1000 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है, और हम इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस कराने की बात कर रहे हैं आपको। तो इसलिए आप सब बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो। अब लास्ट 20 डेज आपके पास बचे हैं। 20 भी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, 2 जुलाई को तो आपका एग्जाम ही है। तो अब आपके पास 15 डेज मान लो, तो इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है जो अब आप सिर्फ खुद कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 21st का क्वेश्चन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर इज द ओरिजिनल राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया
बांग्लादेश, श्रीलंका। अच्छा, दो जो नेशनल एंथम है हमारा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो उन्होंने पूछा है उन्होंने कहाँ कहाँ का लिखा है, सिर्फ इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, 1 और 2, 2 और 3, 1 एंड 3 या ऑल। तो बताइए उन्होंने कहाँ कहाँ का नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 21 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश का भी हमार सोनार बांग्ला ऐसे करके भी एक है ना, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और बाद में उन्होंने वही नेशनल एंथम इंडिया के लिए कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 21 का ए, राइट राइट, सदाम राइट, प्रज्ञा राइट, राजेन राइट। तो इस तरीके से आपको पता लग गया इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। अब यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म दिया, यहाँ पे उसके फाउंडर दिए। इजी क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, देव समाज, चारों ही समाज आपने पढ़े हुए हैं और इनके फाउंडर बताने हैं। तो ब्राह्मण समाज किसने दिया था? ब्राह्मण समाज किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राह्मण समाज का ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3। ठीक है, प्रार्थना समाज किसने दिया था? अब वैसे तो इतना भी पता होगा तो आपके पास ऑप्शन आ गया है, बट देखो कभी 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 मैं कहती हूँ ना सिर्फ एक ऑप्शन से आंसर निकल जाता है। पहले का थर्ड है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें पता लग गया कि थर्ड, इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। तो यही चीज मैं आपको बताती हूँ कि समटाइम क्या होता है कि सिर्फ एक चीज पता होती है तो बाकी के आंसर निकल जाते हैं। नेक्स्ट देख लो, अब प्रार्थना समाज आत्मराम पानुरंग ने दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आर्य समाज आपका स्वामी दयानंद ने दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। और देव समाज आपका अग्निहोत्री ने दिया था, तो 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन बनेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन है? बीएम मालाबरी, एमजी रानाडे, जीजी अगारकर, एचएन कुंजरू। तो बताइए इसके फाउंडर कौन है? 23 का है सही ऑप्शन सेकंड, एमजी रानाडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, दिल्ली बिकम्स कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनल वाला। तो इनके अगर आप क्रोनोलॉजी लगाओगे तो क्या बताओगे? तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि बर्थ ऑफ महात्मा गांधी पहले हुआ होगा या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल या फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग पहले हुई होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक से भी आप बता सकते हो। इजी है क्रोनोलॉजी करना, इसको इन क्वेश्चनों की क्रोनोलॉजी भी इजी आ रही है। इसका सही ऑप्शन है एबीसीडी, सही, सारी चीजें ही सही है। पहले महात्मा गांधी का बर्थ 1905 में ये हुआ, 1906 में ये हुआ, 1911 में ये हुआ, तो इट मींस ए बी सी डी। तो इसका सही ऑप्शन सही क्रोनोलॉजी क्या बनेगी? ऑप्शन 4, ए बी सी डी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर्य समाज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शन। तो ये बताना है कि किस वजह से आर्य समाज दो भागों में बट गया। फर्स्ट है मीट ईटिंग वर्सेस, मतलब उनके हमें डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट है, एक मीट ईटिंग करता था, दूसरा वेजिटेरियन है। पहला रिलीजियस कन्वर्जन में बिलीव करता था, दूसरा शुद्धिकरण में। तीसरा ऑप्शन है, पहला एंग्लिसाइज्ड होता था, मतलब एंग्लो या फिर हम कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस था, और दूसरा संस्कृत बेस्ड एजुकेशन करता था। बताइए आर्य समाज की जो ये दो चीजें दिखाई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? या फोर्थ दिया हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही चीज। तो 25 का आंसर होगा आपका फोर्थ। फर्स्ट एंड थर्ड वाली बात ठीक है आपकी, रिलीजियस कन्वर्जन की बात ऐसी नहीं बताई गई थी। इसका आंसर है फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड मींस ये और ये। नेक्स्ट देखते हैं,
द न्यूज़पेपर ढाका प्रकाश इज पब्लिश्ड इन ढाका बाय, ढाका में ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, किसने किया था? केसी मजुमदार, द्वारका नाथ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फरदुनजी मुजरबन। तो इनमें से किसने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? तो इसका सही आंसर है केसी मजुमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता था जब इंडिया को आजादी मिलने के बाद भी? पहला स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंद मजदूर सभा और नन। तो 27 का सही आंसर क्या होगी? क्या होगा? हिंद मजदूर सभा। ये हमें आजादी मिलने के बाद भी एग्जिस्ट करता था। केसी मजूमदार, वेरी गुड। 26 का फर्स्ट, 26 का फर्स्ट सही बात है। नहीं, 27 का नन नहीं है, 27 का आपका सी है, हिंद मजदूर सभा। ये आपकी बाद में भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार? बॉम्बे समाचार न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन रॉय, शिशिर कुमार घोष, जेम्स मिल्क बुकिंघम, फरदाउनजी मुर्जबन। तो ये न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार किसने पब्लिश किया था? 28 का 4 है, फरदौन जी मुर्जबन। तो याद ही कर लेना, बॉम्बे समाचार किसने दिया था? फरदाउन जी मुर्जबन ने। नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस सॉन्ग सुदेश गीतम, सुदेश गीतम रिटन बाय, जो सुदेश गीतम सॉन्ग है किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्या भारती, अवनिंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो सुदेश गीतम किसने लिखा था? 29 का सही आंसर होगा आपका 2, सुब्रमण्या भारती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who of the following was the first finance the Viceroy's Executive Council इन इंडिया? इनमें से कौन ऐसा था जो फर्स्ट फाइनेंस बना था इसकी वॉइसराय की काउंसिल में? वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट फाइनेंस कौन बना था? विलियम जोन्स, एच.एस. विल्सन, जेम्स विल्किंस या फिर अर्काडेल विल्सन? तो इसका सही आंसर होगा 30th का थर्ड, जेम्स विल्किंस। ये फर्स्ट फाइनेंस बना था जो वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, लीडर ऑफ पीजेंट मूवमेंट पुन्नप्रा वयल्लर वॉज। इन्होंने पूछा है जो पुन्नप्रा वयल्लर पीजेंट मूवमेंट था उसका लीडर कौन था? सेंड्रिया पनम थानु पिल्लई, एनजी रंगा, टी प्रकाशम। तो इस मूवमेंट का हमें लीडर बताना है। 31st का होगा सेकेंड, पनम थानु पिल्लई। ये सारे मूवमेंट के नाम आप याद रख, मतलब यहाँ पे नोट डाउन करते रहो। आपको इतनी बड़ी लिस्ट में से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतने भी याद कर लोगे। इनमें बहुत सारे आपको लीडर्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राहनुमई मजदयासन सभा वॉज फाउंडेड बाय, ये सभा किसने फाउंड किया है? ददौबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, दादा भाई नरोजी, जीजी अगरकर। तो ये आपसे पूछा गया है किसने फाउंड किया? 32 का सही आंसर होगा थर्ड, दादा भाई नरोजी। राहनुमई मजदयासन सभा दादा भाई नरोजी ने फाउंड की थी। नेक्स्ट देखो, ट्राइबल मूवमेंट है एक नेकदास जो 1858 से 68 तक चला था पंचमहल में जो गुजरात में। तो ये लेड किसने किया था? भागीरथ ने, रूप सिंह एंड जोरिया भगत ने, रत्ना नायक ने, सिद्धू एंड कान्हू ने। जो ट्राइबल मूवमेंट नेकदास था वो किसने लीड किया था? तो इसका सही ऑप्शन है आपका रूप सिंह एंड जोरिया भगत। ठीक है, नेक्स्ट है सार्जेंट स्कीम इज रिलेटेड टू। स्कीम से रिलेटेड है, मतलब किस बारे में, ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है।
सार्जेंट स्कीम किससे रिलेटेड थी उस टाइम पर? रिपोर्ट ऑन पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट, एग्जामिन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्कीम फॉर एक्सपेंशन ऑफ पोस्ट एंड रेलवे इन इंडिया, या पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सार्जेंट स्कीम किससे रिलेटेड थी हमारी? 34 का होगा फर्स्ट, पोस्ट जो ये पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, वॉर के बाद हमें एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे करनी है भारत में, इसके रिगार्डिंग ये स्कीम आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर अमर्ज अंडर फियरलेस जर्नलिज्म बाय। जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था वो किस जर्नलिज्म के अंडर में आया था? फियरलेस का मतलब है जो डरता नहीं था किसी से, तो वो कौन था? एन सेन, एस.एन. सेन, जीपी वर्मा, दादा भाई नरोजी। तो 35 का क्वेश्चन है आपका जीपी वर्मा। 35 का सही आंसर है जीपी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following feature of the constitution have been borrowed from the government of India Act 1935? इनमें से हमने, सीधा सा क्वेश्चन है, 1935 एक्ट से हमने कौन कौन सी चीजें ली है, कौन कौन सा फीचर है? तो पहला ऑफिस ऑफ गवर्नर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इनमें से कौन सी चीजें हमने 1935 से ली है? तो इसका सही आंसर होगा 36 का थर्ड, ये और ये हमने लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ली है और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हमने जर्मनी से लिया है, तो यहाँ से नहीं लिया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। तो पहला है, कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेटिव। नॉट ट्रू के बारे में बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो बिल है वो आप किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट स्टेट लेजिस्लेटिव में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। तो बिल जो है वो मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो बिल होता है वो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब पहले आप प्रेसिडेंट से परमिशन लोगे उसके बाद ही आप बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल आर ट्रू, जिसका सही आंसर होगा थर्ड, क्योंकि आपको पता है मनी बिल एक ऐसा बिल है सिर्फ जिसमें हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, अदरवाइज जो नॉर्मल बिल होते हैं उसको आप डायरेक्ट किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड बात जो थी वो सही थी, बट जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि हमें हर बिल के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का थर्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, according to the constitution it is not the duty of president to cause to be laid before the parliament which of the following। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो बताओ जो प्रेसिडेंट की ड्यूटी नहीं है। पहला है रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, रिपोर्ट ऑफ कैग, एंड फोर्थ है रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो इनमें से कौन सी ड्यूटी प्रेसिडेंट के अंडर में नहीं आती है? is not the duty of president to cause to be laid before the parliament। मतलब ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के सामने पेश करे। जैसे हमने कहा था ना, उसमें भी फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट बना के किसको देता है? प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट को देता है। तो इन्होंने कहा इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको प्रेसिडेंट को पेश करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाएगी। तो बताइए 38 का सही ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड सदाम, बिल्कुल सही। 38 का ऑप्शन होगा सेकंड। ये डायरेक्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसका डायरेक्ट रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है, वो प्रेसिडेंट को पेश करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी ये जो तीनों है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको प्रेसिडेंट को पेश करनी होती है रिपोर्ट, और फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को पेश करता है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following special power have constitution? Constitution के पास कौन सी स्पेशल पावर्स हैं? To change the territory of a state and to change the name of a state,
स्पेशल पावर में आपका जैसे कि मेजोरिटी होती है ना, एक सिंपल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी, तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेशल पावर की जरूरत कहाँ पे है? स्टेट की टेरिटरी चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए चाहिए। अगर पार्लियामेंट टू पास अ रिजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, देखते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, तो किस चीज में हमें स्पेशल पावर की जरूरत पड़ेगी? तो 39 का यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं, मे बी उसी में चाहिए हो, क्योंकि इन सबको हम सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है टू मेक लॉज इन द चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें अमेंडमेंट्स चाहिए, चेंज या फिर अमेंडमेंट्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ही हम स्पेशल मेजोरिटी को यूज करेंगे। तो इसका आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 368, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी और इसका सही आंसर होता ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप ऐड कर लेना अगर आप जब भी देखोगे। Which among the following decides that there should be a legislative council in the state or not? कौन डिसाइड करेगा कि भाई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि कितनी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और कहां कहां पर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली या चीफ मिनिस्टर? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सिक्स है, वेरी गुड राजेन। कहां कहां पर? और इसमें भी जो डिसाइड करता है वो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है या नहीं है। तो ये हो गए आपके आज 3 टेस्ट कंप्लीट। आगे हम एक बार थोड़ा सा 1-2 दिन और इसको कंप्लीट करके मैं आपको फिर एपीएफसी वाले टेस्ट थोड़े लेंथी होते हैं, वो शायद एक दिन में एक ही हो पाएगा, मे बी हम 2 करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा चलेगा। तो इनिशियली हम 1-1.5 घंटे की क्लास ले ही रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हम उस क्लासों को 2 घंटे तक भी ले जाएंगे। हालांकि अभी आपकी और सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, तो थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो इसलिए इनिशियली हम थोड़ा इजी ले रहे हैं और फिर 1-2 दिन बाद आपके सारे टेस्ट एपीएफसी वाले ही होने वाले हैं। और ये ईओ वाले टेस्ट भी आपको हेल्प करेंगे एपीएफसी के टेस्ट सोल्व करने में। तो वो आप टेंशन मत लो कि कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, अल्टीमेटली सारे टेस्ट आपके हो जाएंगे विद इन 10 डेज में। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, और बच्चे के? काजल आपने 5 बताए हैं, यूपी 6। ठीक है, तो ठीक है, काजल ने और राजेंद्र ने जवाब दे दिया। कौन कौन सी 6 स्टेट ऐसी है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो हम अगर नॉर्थ से शुरू करते हैं तो आपका है बिहार, यूपी, फिर नीचे की तरफ आओ, फिर आपका है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर थोड़ा नीचे की तरफ टर्न करेंगे हम कर्नाटका, और फिर जो मिडल में इधर की साइड आपका महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सिर्फ 6 स्टेट ऐसी है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो एक्सेप्शन है। जैसे कि कल की क्लास में हमने शेड्यूल 6 देखा था कि उसमें कौन सी 4 स्टेट है, तो कुछ कुछ चीजें आपको लर्न करने की होती है और उस पर आप फोकस भी रखो। जैसे कि अगर हम पॉलिटी की बात करें तो कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई है लोकसभा को और राज्यसभा को, तो वो स्पेशल पावर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसको कौन सी स्पेशल पावर मिली है। तो जो ऐसी ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं उनको जरूर याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे एंड कीप रिवाइजिंग योर कंटेंट विद ऑल फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा। ये सोचोगे एक ही दिन में सब याद हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो बार बार मैं यही कह रही हूँ, इन टेस्टों में आपको बुक्स के नाम और पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ये सब देखने को बहुत मिलता है जो लर्निंग का पॉइंट है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा पीडीएफ के थ्रू लर्न नहीं कर रहा तो एटलीस्ट यहाँ से नोट डाउन करके लर्न जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।